which is good base among ammonia and phosphine? Which is a good ligand among ammonia and phosphine? Why is ammonia more soluble than phosphine? Oh my god, you will get the answer from Drago's rule. It's very important. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इसका यूज होने वाला है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सप्लेनेशंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बेसिसिटी प्रूफ करने के लिए, सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए और बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर आपको बॉन्ड एंगल को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से जोड़ना है, वहां पे भी आपको ड्रैगो रूल की हेल्प लेनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बेंट रूल ऑल्सो, बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम बेंट रूल। तो ड्रैगो साहब ने क्या बोला, किस तरीके से डिफरेंस बताया बॉन्ड एंगल्स में, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया शानदार तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। और जेई और नीट के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे बेटा। इस वीडियो को देखने के बाद फॉलो करें, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करें, बहुत जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं अमोनिया और फॉस्फीन दोनों की। हम कहते हैं कि फॉस्फीन एक टॉक्सिक गैस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉस्फीन क्या करती है, वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन क्या होती है, जैसे हम अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं तो बेटा हमारी बॉडी में जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वहां पर ये विटामिन सी के रिसोर्स के साथ में अटैक कर देती है और एनर्जी की सप्लाई को खत्म कर देती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, फॉस्फीन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, तो है ही टॉक्सिक, और अब किताबों में लिखा हुआ भी है फॉस्फीन गैस पॉइजनस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, अगर सवाल बोला जाता है कि ये अच्छा बेस है, अच्छा अच्छा बेस क्यों है? अमोनिया अच्छा बेस है, अमोनिया अच्छा बेस क्यों है? चलो ये कहा, इन क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या दिखने वाला है यहाँ पर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? हम एस बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? स्टीरिक नंबर बोलते हैं। आप कैसे भी निकाल, दो तरीके हैं, मैंने बताया था। एच इक्वल्स टू हाफ वी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए से कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लिए आते हैं? सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है। कितने होते हैं? 15 ग्रुप का है, 5 होते हैं। एक्स कितने हैं? पहला ग्रुप या 17 ग्रुप कितने हैं? 3 है। कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है। 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 को अगर आप काटोगे तो 4 हो जाएगा। स्टीरिक नंबर आपको 4 मिला। जरूरी नहीं है इतना बड़ा करने की, कोई जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन को आप सीधा ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर अमोनिया को, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और हाइड्रोजन है, बेटा स्टीरिक नंबर आप सीधा देख के कर सकते हो। स्टीरिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। अगर लोन पेयर, इसका मतलब है कि लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? सारे सिग्मा बॉन्ड के क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 और एक 4, स्टीरिक नंबर 4 आ गया। तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये देख के भी स्टीरिक नंबर निकाल सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सिमिलरली इफ यू विल काउंट, then you will see Nepal, Pakistan, Australia, sub Bikari. It means they are Nepal or sub Bikari, SB Bikari. It means they nitrogen and phosphorus they belong to the same group. They are having same one lone pair. अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम इसी तरीके से हाइड्रेशन और स्टीरिक नंबर यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर जो हो जाएगा आप निकाल के देख लो। H इक्वल टू हाफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो V होते हैं सेंट्रल एटम के होते हैं, यहाँ पर हम सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं। तो ये भी पांचवें ग्रुप से बिलोंग, 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके पास भी 3 सराउंडिंग में पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं और कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है। सिमिलरली you will get steric number 4 here, and you can also calculate like that by calculating the sigma and pi bonds। तो 4 4 हो गया, यानी कि दोनों में हाइब्रिडेशन sp3 है, दोनों में सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है। उसके बावजूद भी अमोनिया अच्छा बेस क्यों होता है? अमोनिया पानी जैसा सोल्यूबल क्यों होता है? आपको मालूम है, अमोनिया 100 ग्राम वाटर में 31 ग्राम अमोनिया को आप डिसॉल्व कर सकते हो, इतनी इसकी सोल्यूबिलिटी होती है। लेकिन फॉस्फीन पानी में सोल्यूबल नहीं होता है बेटा, ऐसा क्यों होता है? यही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अब आपने देख लिया हाइब्रिडेशन सेम होती है। अगर हम नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी छोड़ देते हैं। इन चारों की बात अगर हम करते हैं तो NH3 यही पूछा जाता है, PH3 और S सब सब मतलब SB होगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया AS होगा बेटे, है ना, आर्सेनिक ASH3SBH3। अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करो बेटे तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, इसका होता है 94 डिग्री, इसका होता है
93 डिग्री और इसका होता है 91 डिग्री। साफ डेटा अगर देखो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 13 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा क्यों? सिमिलरली अगर आप 16 ग्रुप की बात करो तो क्या होता है? उससे टीपो, ठीक है? ये होता है। इसके साथ अगर आप हाइड्रोजन लगा दो तो पानी बन जाएगा, H2S बन जाएगा गैस, H2SE बन जाएगा, H2TE बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पानी के साथ जो होता है 104.5 डिग्री का बॉन्ड होता है, H2S में जो बॉन्ड होता है बेटा वो होता है 92 डिग्री का और H2SE में जो बॉन्ड होता है 91 और ये होता है 90.5 तो ये सोचने की बात है ना बेटा तो यहाँ पर डिफरेंस 12.5 डिग्री का आया ऐसा क्यों आया और इनमें जो है वो डिफरेंस क्या है बहुत बहुत कम है तो यही ड्रैगो साहब ने यहाँ पर जो लगता है वो ड्रैगोज रूल लगता है तो ड्रैगो साहब ने क्या बताया इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अच्छा जी, यहाँ पर जो होती है कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, अगर आपको डेटा याद नहीं करना है तो आप नहीं भी करो बट स्टिल आप अगर जेईई का और नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत डेटा का आइडिया आपको होना चाहिए। नाइट्रोजन की नेगेटिविटी नेगेटिविटी का कोड क्या होता है? फ़ोन कॉल इज़ बोरिंग आईएससी कैलकुलेटेड पीएच ठीक है? ये होता है, ठीक है? और फ़ोन क्या होता है? हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होता है वो होता है कोड होता है राइट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नाइट्रोजन क्या है ऑक्सीजन के बाद में है तो अगर नाइट्रोजन की नेगेटिविटी जो एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो वैसे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 बोलते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो 3.04 होती है नाइट्रोजन की ठीक है फॉस्फोरस की जो होती है वो 2.19 होती है आर्सेनिक की होती है 2.18 और इसकी होती है 2.104 ठीक है अगर वाटर वही ऑक्सीजन जागीरदार है बेटा मैं पहले बता चुकी हूँ ऑक्सीजन को 3.5 लिखते हैं बट एग्जैक्ट 3.44 होती है और सल्फर की 2.5 होती है और सेलेनियम की 2.55 होती है और इसकी होती है 2.01 2.05 लिखेंगे इसको ठीक है ये देखो इस तरह के डिफरेंस आता है तो इसका मतलब नेगेटिविटी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है ड्रैगोस रूल का तो ड्रैगो रूल क्या कहता है ये कहते हैं कि अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है मतलब अगर इन एलिमेंट्स में अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है मतलब सबका देख लो बेटा सबके पास एक एक लोन पेयर है देखो इस पे पास भी एक लोन पेयर है क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं सबके सेंट्रल एटम पे एक एक लोन पेयर मिलेगा सब में आपको sp3 एवरेज मिलेगी अगर आप यहाँ निकालोगे तो सब में आपको sp3 मिलेगी तो ड्रैगो साहब ने क्या बोला कि अगर अगर स्टीरिक नंबर 4 है स्टीरिक नंबर 4 का मतलब क्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स सेंट्रल एटम क्या स्टीरिक नंबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर क्या अगर सम जो है वो 4 आता है पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम दो जो सेंट्रल एटम है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इज क्या है लेस देन 2.5 है अगर नेगेटिविटी लेस देन 2.5 होती है इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की एलिमेंट की और क्या होता है बेटा इफ द सेंट्रल एलिमेंट बिलोंग अगर सेंट्रल एलिमेंट बिलोंग करता है इफ द सेंट्रल एलिमेंट को ही चेक करना है बस सेंट्रल एलिमेंट जो एटम है सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट बिलोंग्स टू अगर ये बिलोंग करता है आपका 13th ग्रुप से हो सकता है 14th 15th 16th बट नॉट सेकंड ग्रुप का ना हो मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए सेकंड ग्रुप का ठीक है अगर ऐसा है और क्या होता है यहाँ पर एटलीस्ट वन लोन पेयर है चौथी कंडीशन इफ the central atom has at least one lone pair अगर सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर है बेटा तो क्या होता है तब ड्रैगो साहब ने बोला है उस केस में हम ये जो एलिमेंट्स है ना इन जो पीछे वाले जो है इनमें हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करते हैं इनमें हम ओवरलैपिंग कंसेप्ट लगाते हैं अगर किसी जगह पर ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं यहाँ पर लगेगा ओवरलैपिंग कंसेप्ट अब आप बोलोगे छोटे छोटे बच्चे की मैडम ओवरलैपिंग कंसेप्ट क्या होता है आओ पढ़ते हैं समझते हैं आपको इसके बाद बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग की है जो क्वांटम थ्योरी है ना वो समझ में आने वाली है मतलब कितना छोटे लेवल तक सोचा होगा ये थ्योरी ने है ना देखो साइंटिस्टों ने कितना छोटे लेवल तक सोचा होगा एटम के बीच में ठीक है हाइब्रिडाइजेशन अच्छा अच्छा एक बार बताओ बच्चों कौन कौन सी होती है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन होती है sp कौन सी होती है sp2 कौन सी होती है sp3 ठीक है अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं आपने कितनी निकाली है अभी तक sp निकाली है आपने क्या निकाली है sp2 निकाली है और क्या निकाली है sp3 निकाली है राइट अब हम कैसे निकालते हैं ये दो तरीके से निकालते हैं एक तो हमने पीछे देख लिया स्टीरिक फैक्टर से और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होता है बेटा
ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपने पढ़ रखा है, जहाँ कटा जहाँ मुड़ा वहीं कार्बन, सबका बाप कार्बन। ठीक है, कार्बन में कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या चाहता है? कार्बन चाहता है कि वो क्या बनाकर, चार बॉन्ड बनाकर खुश रहे, हैप्पी रहे, चार सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनाकर। वाह वाह वाह, कार्बन बहुत ही हैप्पी रहना चाहता है। तो कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है? चार है। कितना हो गया? sp3 हो गया। एंगल कितने का होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स का होगा। अब एस कैरेक्टर निकालो बच्चों, एक नया टर्म सीख रहे हो, एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर क्या होगा बताओ? ये sp3 के अंदर कितनी टोटल 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 ऑर्बिटल्स कितने हैं आपके पास? चार हैं। ठीक है, और एस कितने हैं? एस ऑर्बिटल कितने हैं आपके पास? चारों में से एक है, तो परसेंटेज निकालोगे, एस परसेंटेज तो कितना निकलेगा? 1/4 इंटू 100, तो कितना आएगा बेटा? 25%। राइट। sp3 में कितना हुआ? 25%। ऐसे ही sp2 में निकालो, क्या करोगे? तीन है, एक s है, 1/3 इक्वल्स टू 100 करोगे, 33.3% आएगा। ऐसे अगर आप sp में निकालोगे माय डियर किड्स, तो इट वुड बी 1/2। टोटल कितने हैं? दो है, इंटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा 50%। यानी कि sp में जो s करेक्टर है, sp में जो s करेक्टर है वो है हमारा 50%। sp2 में s करेक्टर है वो है हमारा 33% और sp3 में हमारा 25% s करेक्टर। और एक और बात समझो बेटे, जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, उतना कम बॉन्ड एंगल। s करेक्टर इज जितना ज्यादा नहीं, जितना ज्यादा s करेक्टर उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल के, जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। ये ठीक है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर, एक और बात समझो बेटा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्टिंग पावर। आप जाते हो ना रास्ते में, दो लड़कियां जा रही होती हैं, एक ने जीन्स पहनी होती है, एक ने सूट पहना होता है, जीन्स वाली को ज्यादा अट्रैक्ट की तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, बस वही अट्रैक्ट होते हैं, बस और कुछ नहीं, सिर्फ अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, फिर कुछ नहीं करना है, बस अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्शन चाहिए अपनी तरफ। ठीक है, उसे बोलते हो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ क्या कर सकते हैं? खींच पाएगा। तो ये चीज को हम ज्यादा अच्छी तरह यहाँ समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आपने शायद ये नोट कर लिया होगा, तो मैं यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ समझा देती हूँ। आप एक बार फिर देख लो कि कार्बन आपका क्या बनाता है? सिंगल चार बॉन्ड बनाकर खुश रहना पसंद करता है और sp3 बनाना पसंद करता है। लेकिन प्रकृति इतने में खुश नहीं होती। प्रकृति कहती है मुझे तो वैरायटी ऑफ एलिमेंट एटम कंपाउंड चाहिए, तो उस कार्बन से कहती है तुम्हें डबल बॉन्ड बनाकर भी कहीं रहना पड़ सकता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाकर रहता है, तो उस कंपाउंड को कहा गया, साइंटिस्टों ने नाम दिया एल्कीन। फिर कहती है कार्बन, फिर प्रकृति कहती है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाकर रहना पड़ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बॉन्ड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो कार्बन रेडी हो जाता है। तो कार्बन कहता है कि मेरी मोस्ट फेवरेट स्टेट है ये वाली, मैं चाहता हूँ कि मैं sp3 हो जाऊं, मैं चाहता हूँ कि मैं टेट्राहेड्रल हो जाऊं, मैं चाहता हूँ कि मेरा एंगल 109 डिग्री हो जाए, तो मेरी ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। लेकिन प्रकृति कहती है कि आप दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाकर भी कहीं जरूरत पड़े तो रहोगे। और प्रकृति में मिलते हैं ऐसे कंपाउंड जैसे इथीन गैस, और ये जो होते हैं जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहां पर हाइब्रिड, ध्यान रखना बच्चों, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अभी आप देखो स्टीरिक फैक्टर से निकालोगे क्या होता है। डबल बॉन्ड मैंने क्या सिखाया है कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब आप निकालो इस कार्बन का सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? तीन सिग्मा हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्टीरिक नंबर कितना हो गया? तीन हो गया। तीन मतलब sp2। ध्यान रखो जहां डबल बॉन्ड होता है कार्बन में वहां sp2 होता है, और sp2 की बेटा एक और बात मैं यहाँ बता देती हूँ, sp3 की नेगेटिविटी होती है 3.85, sp2 की नेगेटिविटी होती है 3.25, नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया, 3.25 इसकी होती है, 2.5 होती है इसकी, इसकी होती है सॉरी 3 पॉइंट, क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड अभी करते हैं। अगर हम कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड बना दें तो इस तरीके से होता है, 180 डिग्री का एंगल या लीनियर आया, और हाइड्रोजन होगी बेटा, देखोगे ना ये जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा और एक दो पाई और एक सिग्मा होते हैं, सिग्मा। तो इस कार्बन का निकालना है तो दो सिग्मा होगा, इसके पास भी दो सिग्मा, तो ये भी sp और ये भी sp। एस कैरेक्टर कितना हुआ यहाँ? 50%। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर sp हो गया। अच्छा जी, अब नेगेटिविटी, इसकी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि देखो ना 50% कैरेक्टर है इसके अंदर, तो नेगेटिविटी हो जाएगी इसकी 3.25, नहीं इसकी होती है 3.85।
हाँ, ज़्यादा होती है 3.85 या 3.25 होती है आई थिंक। तो 3.85 लिखते हैं, 3.85 इसकी होती है, 3.25 इसकी होती है, 2.5 सबसे कम इसकी। ठीक है? तो जितना ज़्यादा देखो एस कैरेक्टर कितना है 50%, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, अब ये बातें आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत यूज़ होंगी, तो आप ध्यान रखेंगे। ये जो आपको मैंने बोल रखा है कि एक कॉपी बनाओ पतली-सी, उसमें सारी ट्रिक्स नोट करो, ज़्यादा और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करो, वो वाली कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए, छोटी-सी पतली-सी कॉपी जो आपके पास हर वक़्त क्वेश्चन को सॉल्व करते वक़्त रखी रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप अपने सामने रखोगे, इस टाइप के, तो वहाँ पर आपको अगर कंसेप्ट भूल गए हो, तो उस कॉपी में फटाफट से देखना है और आपको फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, बहुत कम लिखनी है, सब दिमाग के अंदर लिखना है, जिससे कि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और अगर आपको बुक चाहिए तो एमएस चौहान की बुक आप आईआईटी वाले यूज़ कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और बहुत ही बुक होते वो अच्छी-अच्छी किताबें हैं, फालतू किताबों को यूज़ नहीं करना है, वही बुक पढ़नी है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बुक कोई खराब नहीं होती है, आप वो जो बुक करोगे आपकी इससे प्रैक्टिस होगी। पहले तो सिंपल छोटे लेवल की बुक सॉल्व करो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन्स हो, फिर पीवाईक्यूज़ करो, उससे आपको आ जाएगा अच्छे से दिमाग में। ठीक है बेटा? अच्छा है जी। अब हम बात करते हैं वही NH3। अब हम यहाँ लिख लेते हैं NH3, PH3 और ASH3 और SbH3 के बारे में यहाँ बात करते हैं। चलो, अब हमने क्या कर रखा है, हमने बोला कि ड्रैगो साहब ने बोला कि यहाँ हाइब्रिडेशन कंसीडर नहीं करनी है। चलो भैया, अगर हम पीएच3 की बात करें, सेंट्रल एटम में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 15 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 पता है ना बेटा? ये तो स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऑर्बिटल बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और 3 p यहाँ पे होंगे। तो ये क्या है, ये तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन आते हैं और वो तीनों हाइड्रोजन कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। 1s1 है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन इसके साथ जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देकर ओवरलैप कर लेता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ कर लेता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ कर लेता है। ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है एज अ लोन पेयर इसके सर के ऊपर। तो देखो इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। तो फास्फोरस के पास जो ये लोन पेयर होता है बिना हाइब्रिड के होता है। अगर आपको याद करो, अगर हाइब्रिडेशन देखोगे आप, क्या होता था हाइब्रिडेशन में, वही मैंने एग्जाम्पल बताया था बेटा, क्या बताया था कि तीनों बच्चे 3-4 दोस्त हैं, उनको क्या करना है, एक पिकनिक पर जाना है। तो क्या करते थे वो, एक के पापा ने 5,000 दिए, दूसरे पापा ने 10,000 दिए, फिर तीसरे पापा ने कितने दिए, 3,000 दिए, अगले वाले के पापा ने दिए, फिर 3,000 दिए। लेकिन चारों दोस्त हैं या पांचों दोस्त हैं, उन चारों को एक साथ मिलकर ट्रिप को एंजॉय करना है। तो क्या करेंगे, सारे पैसे को मिला देंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना पर हेड खर्चा आएगा वो हर एक के ऊपर इक्वल होगा। मतलब इसको बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसा। हमारा एनर्जी क्या है, पैसा है, पैसे को हमने क्या किया है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इक्वल इक्वल एनर्जी का हमें मिल गया है। तो ऐसे ही होता है हाइब्रिडेशन में, चारों को चारों हाइब्रिड बनाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, नए हाइब्रिड बनते हैं इक्वल एनर्जी के। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, हाइब्रिडेशन नहीं होती है, यही है ड्रैगो रूल। ये कहते हैं यहाँ कंसिडर ही नहीं किया जाता हाइब्रिडाइजेशन, क्या किया जाता है, इसको प्योर हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है। इसमें ये जो p ऑर्बिटल है, इसका ये p ऑर्बिटल और इसका ये p ऑर्बिटल और ये s के साथ में इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर। तो इसके बीच में ये कौन सी है, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस। थोड़ा ये लोन पेयर जो है वो उसको धक्का मारेगा या फिर इसको धक्का मारेगा। जो एंगल होता है थोड़ा सा 90 एग्जैक्ट ना होकर, वैसे तो जो आपको पता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सारी एक्सिस एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है, वो कैसे होती है, दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो 94 अराउंड, लगभग 94 एकदम एग्जैक्ट 90 ना होकर 94 डिग्रीज का आ जाता है। किसकी वजह से, ड्रैगो, यही ड्रैगो रूल है। ड्रैगो साहब ने क्या बोला, जब ये 4 कंडीशन फॉलो होंगी, 4 कंडीशन, अगर सेंट्रल एटम पर स्टीरिक नंबर 4 आएगा, अगर सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी 2.5 से कम होगी, अगर वो 13, 14, 15, 16 से बिलोंग करता हो, दूसरे एलिमेंट से बिलोंग ना करता हो, दूसरे ग्रुप से, और अगर उसके पास मिनिमम एक लोन पेयर हो, तो वहां पर आप हाइब्रिडेशन कंसीडर नहीं करोगे, वहां पर ओवरलैपिंग कंसीडर करोगे, जिसकी वजह से वहां पर बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा सडनली छोटा हो जाता है, नियर अबाउट 90 के आसपास आ जाता है। यही ओवरलैपिंग कंसेप्ट बताते हैं ड्रैगो साहब
इसी को बोलते हैं ड्रैगोज रूल। तो आप यही एक्सप्लेन करोगे अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल। चारों कंडीशन लिखोगे यहाँ पर जो पीछे दिख रखी है। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, इफ द स्टेरिक नंबर इज 4 इन फॉस्फेट, द स्टेरिक नंबर इज 4, इट्स नेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज, कितनी नेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस बताई थी मैंने अभी, 2.19, मतलब लेस देन 2.5। एंड क्या होता है, इट हैज वन लोन पेयर एंड डज नॉट बिलोंग टू सेकंड ग्रुप, हेंस इट इज इट, हियर वी विल कंसीडर ड्रैगोज रूल। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से एंगल हमारा कितना हो जाता है, 94 डिग्री हो जाता है, और जिसलिए इसके एंगल को हम नियर अबाउट 90 के बीच बोलते हैं। दिस लोन पेयर इज हाईली प्योर 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 हाईली प्योर एस ऑर्बिटल है, वेरी वेरी हाई परसेंटेज एस करेक्टर इसके अंदर आ जाता है। तो एस करेक्टर इसके अंदर आने से क्या होता है, देखो बच्चों, ये आईआईटी जेई वाले बच्चे इसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैंने चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी मैंने बताया था आपको, और चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताया था मैंने आपको, कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और पी कैसे होते हैं, डम्बेल शेप्ड होते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि ये प्योर पी ऑर्बिटल है, तो ये किसका है, एस का है। ठीक है, एस कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अगर आप अमोनिया की बात, तो ये क्या हो जाएगा, ये एस क्या होगा, एस तो चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर होगा न्यूक्लियस के। पी कैसा होता है, डम्बेल होता है, कभी न्यूक्लियस के पास आएगा, कभी न्यूक्लियस से दूर, कभी न्यूक्लियस के पास। अगर न्यूक्लियस यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर, यही तो होगा डम्बल शेप्ड। लेकिन एस में ऐसा नहीं होता है, एस में तो वो हमेशा एक ही इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल होता है। तो इसलिए क्या होता है, एस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं। पास होने की वजह से इस न्यूक्लियस को, इस लोन पेयर को देना मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको ज्यादा ताकत से खींच के जकड़ के रखा हुआ है ना, क्योंकि ये प्योर एस ऑर्बिटल्स हैं, प्योर एस इलेक्ट्रॉन्स है ये, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर आप एमोनिया की बात करो बेटे, नाइट्रोजन की बात करो, तो क्या होगा, जैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 आपको मिलेगा। अंदर वाला रिएक्शन नहीं करेगा, बाहर वाले को अगर आप लिखोगे ऐसे, तो आप देखो क्या हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये तीनों चारों ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिड करते हैं, और चारों मिलकर एक एस और 3p के तीन नए, चार नए हाइब्रिड बनाते हैं। एक, जब एक एस और 3p मिलते हैं, तो हर हर एक के अंदर sp3 कैरेक्टर आ जाता है। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अब खुद सोचो, अब खुद सोचो बेटा, जब आप नाइट्रोजन और फॉस्फोर किसकी बात करते हो, फॉस्फीन की बात करते हो, तो आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन और फॉस्फीन की अगर आप बात करोगे, तो मैं जैसे यहाँ पर बना दूं, दोबारा बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बनाती हूँ, दोनों को बनाती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। देखो, अगर मैं नाइट्रोजन मतलब एमोनिया और फॉस्फीन दोनों की बात करूं, तो एमोनिया आप बोलोगे मैडम, एमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है। और क्या बोलोगे मैडम, फॉस्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है। बच्चे यही बोलते हैं मैडम, शेप भी बिल्कुल सेम है, एक लोन पेयर है। लेकिन बेटा, ये जो है ना, ये sp3 है, चेक करो। इसके अंदर एक दो तीन, ये तीनों ने एच के साथ में बॉन्डिंग कर ली, ये ऐसी बचा है। ये क्या है, ये sp3 है। ये क्या है, प्योर एस है, मतलब इसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा, इसमें एस करेक्टर कम है। कितना है, 25%। चेक करो, मैंने अभी पीछे निकाला था, देखो एस करेक्टर कहाँ निकाला है मैंने, 25% मैंने मिटा दिया, डिलीट कर दिया, मतलब इरेज कर दिया। यहाँ देख लो, sp3 में कितने तीन और एक चार ऑर्बिटल है, एस कितना है, 1 है, 1/4 इंटू 100 करोगे 25% आएगा। तो यहाँ एस करेक्टर 25% है। अगर आपको यहाँ निकालना है ना प्योर में, इसके लिए भी होता है बेटा एक फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है s/s-1। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर आप कॉस थीटा देखेंगे, तो यहाँ पर 94 डिग्री आपने कर दिया, s/s-1, और 94 का अगर आप निकालोगे तो -0.06 अराउंड आएगा, और अगर एस करेक्टर अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 6% आएगा अराउंड, इतना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर किसमें, इन ऑर्बिटल्स में, ये जो पी ऑर्बिटल है, इनमें जो एस करेक्टर है वो केवल 6% है। इसमें कितना हो गया एस करेक्टर, 100 - 6, यानी कि 94% एस करेक्टर। सोचो, इसमें कितना है, 25%, इसमें कितना है, 94%। और पीछे में क्या बता चुकी हूँ, जितना ज्यादा एस करेक्टर, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो एस करेक्टर क्या था हमारा, ज्यादा, नहीं, क्या था, हाँ एस करेक्टर। तो ज्यादा एस करेक्टर होने की वजह से क्या है, 94 होने की वजह से एस करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा एस करेक्टर होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम हाइब्रिडाइजेशन में जो है यहाँ पर नहीं कैरी करेंगे, 94% एस करेक्टर करें। इसका मतलब है कि लोन पेयर्स आर पार्ट ऑफ प्योर एस ऑर्बिटल्स, इनको निकालना आसान हो जाएगा।
तब मैं ये कह रही हूँ इनको निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये होल्ड में नहीं है ना, डेथ इस लोन पेयर को 4-4 ऑर्बिटल्स ने पकड़ के मर्ज करके बना हुआ है और ये अपना प्योर एस ऑर्बिटल है ना? और ये क्या है? ये पी कैरेक्टर भी है, मतलब ये न्यूक्लियस के इतना पास नहीं होगा, बट ये न्यूक्लियस के बहुत पास होगा, क्योंकि प्योर एस है, मतलब इस तरीके से घिरा हुआ होगा बिल्कुल एक ही इक्वल डिस्टेंस पर। इसको निकालना आसान नहीं होगा, इसको निकालना आसान होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो अगर आप लैब में जाओगे, छोटे-छोटे बच्चे सबसे पहले टीचर क्लास 11 के बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं लैब में, और 10th वाले बच्चों को भी जब लेके जाते हैं तो सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट कराते हैं बेटा। क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें अमोनिया बोलते हैं कि बेटा ये लो अमोनिया, आपको टेक्नीशियन खुद देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये HCl गैस है, इसमें एक ग्लास रॉड को डालो और उसके मुंह पर ले जाओ, व्हाइट फ्यूम आ रही है, बोलते हैं हाँ दैट इज द व्हाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो वही अमोनिया गैस को अगर आप HCl के साथ लेके जाते हो तो ये एक डाइल्यूट बिल्कुल कम, मतलब का मतलब है 5% एसिड और 95% वाटर अगर आप लेके जाते हो तो ये, और अगर डिसॉल्व करते हो तो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है अमोनियम क्लोराइड का। लेकिन अगर आप फॉस्फीन गैस को डाइल्यूट HCl के साथ लेके जाओगे बच्चों, तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि इसके जो ये है ना, ये इनको निकालना मुश्किल है, जो लोन पेयर है ये तो निकालना इजी है ना, आसानी से H से जुड़ जाएगा, इसकी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन इसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि S कैरेक्टर है इसके अंदर, पूरा S ऑर्बिटल का कैरेक्टर, S कैरेक्टर नहीं है, पूरा S ऑर्बिटल है। S कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, S ऑर्बिटल बोलेंगे। यहाँ पर S कैरेक्टर हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन का S कैरेक्टर नहीं है, प्योर S ऑर्बिटल है, ठीक है? ये हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ कंपेयर नहीं किया है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद लेकिन अगर आप इसी पीएच3 की कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करा दोगे तो इस ये जो भैया तुमने तो एसिड को बहुत खतरनाक बना दिया। अब ये पीएच3 ये तब ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, इससे प्रूफ हो गया कि गंदा बेस है। क्या हो गया? गंदा बेस हो गया। वो क्या है? अच्छा बेस हो गया, उसका लोन पेयर निकालना आसान हो गया। इसलिए वो अच्छा लुईस बेस है, क्योंकि वो लोन पेयर अच्छे से दे देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं अमोनियम का। अगर हम अमोनिया जो होती है ना बिग गेट बेटा, वो गैस कैसी होती है, वो वोलेटाइल होती है, मतलब उड़ जाती है जल्दी। इसलिए लैब में अमोनिया को कभी अमोनिया की फॉर्म में नहीं रखा जाता है। अमोनिया को हमेशा वाटर के साथ डिसॉल्व करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में लैब में डब्बों में, मतलब जो कंटेनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी शीशियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर रखा जाता है। वो हाइड्रोजन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। वो तुम नहीं, सब सब ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी कि अमोनिया जो गैस है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्स, कभी भी आपको अमोनिया लेनी है तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हो। ऐसे ही फॉस्फीन की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता इससे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं करता रिएक्शन। तो इससे प्रूफ होता है कि NH3 PH3 गंदा बेस है और NH3 अच्छा बेस है ड्रैगो रूल के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो आप एक बार कंक्लूड कर लें कि जो हमारे पास अमोनिया पानी में क्यों घुलता है, अमोनिया अच्छा बेस क्यों होता है, वो सब इसी वजह से होता है, जैसे कि लोन पेयर की वजह से होता है, क्योंकि उसको निकालना आसान होता है, इसलिए पानी में जाके बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाता है। इसका आंसर किससे मिलता है? ड्रैगोज रूल से मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा तो डिफरेंस यहाँ 13 का 12.5 का आया, तो ड्रैगो साहब ने सोचा कि इतना डिफरेंस क्यों आया। जब प्रैक्टिस करके देखा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर नेगेटिविटी का डिफरेंस आ रखा है। तो उन्होंने जब पूरा रूल स्टडी किया तो उन्होंने 4 कंडीशन बताई कि अगर सेंट्रल एटम के पास में अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू, मतलब सिग्मा और लोन पेयर की वैल्यू 4 हो, अगर इसकी नेगेटिविटी 2.5 से कम हो, और अगर वो 13, 14, 15, 16 से बिलोंग करता, बस सेकंड ग्रुप से बिलोंग ना करता हो, और अगर उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, तो हम वहां पर हाइब्रिडेशन कंसिडर नहीं करेंगे। हम इनके लोन पेयर्स को प्योर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे, और प्योर एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉनों को उससे बाहर निकालना, रिएक्शन में यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होते हैं। बट एमोनिया में या पहले ग्रुप के एलिमेंट्स में, इनमें पहले ग्रुप के जो ऑक्साइड है, जैसे वाटर के में भी, यहाँ पे भी sp3 कंसिडर होता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल sp, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो sp3 के होते हैं, उनको निकालना आसान होता है। इसलिए विद द कंपैरिजन ऑफ सेकंड NH3 इट इज अ गुड बेस, इट इज अ गुड लाइगेंड। लाइगेंड भी वही होता है बेटा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन के जो केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे क्लास 12th में, लास्ट चैप्टर है, तो वहां पर पढ़ोगे तो आप वहां देखोगे कि अमोनिया बहुत अच्छा लाइगेंड है, बट फॉस्फीन अच्छा लाइगेंड नहीं है। मतलब सेंटीमीटर एटम को ये लोन पेयर इजीली डोनेट कर देता है, क्यों, लेकिन पीएच3 नहीं करता, क्योंकि NH3 जो है वो
उसमें एस कैरेक्टर कम है, वो न्यूक्लियस से होल्ड में कम है, इसलिए उसको निकाल देते हैं। लेकिन पीएच3 में एस प्योर एस ऑर्बिटल है, जो कि न्यूक्लियस के बहुत पास में है, जिससे इस लोन पेयर को निकालना मुश्किल होता है। इसलिए पीएच3 आसानी से अपना लोन पेयर किसी को नहीं देता, जिसकी वजह से अपना बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करता, जिसकी वजह से वो अपनी रिएक्टिविटी बहुत कम शो करता है, इसलिए गंदा बेस होता है। चलो, तो ये बात हुई हमारी इस ड्रैगो रूल के बारे में। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, आपके आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प मिलने वाली है, और अपनी क्लास के बच्चों को फॉरवर्ड भी करें और शेयर भी करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट पक्का करें कुछ समझ में ना आए तो।